हेलो, कैसे हो? आ गए? चलो, हिस्ट्री पढ़ने आए हो? अरे भाई साहब, कहानियां सुनने आए हो? है मनोहर कहानियां? नहीं, हम लोगों ने कहानियां सुनी थी, ठीक है, और इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, व्हेन वेयर एंड व्हाई वाला। नहीं, चैप्टर 1 हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था कि सर हिस्ट्री क्या होता है, कैसे डिवाइडेड होता है, इसमें कौन से रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब के साथ साथ हमने एक बात देखी थी उसमें, कॉलोनियल पीरियड, है ना। कॉलोनियल पीरियड क्या है, कॉलोनियल पीरियड और किस काम में आता है ये कॉलोनियल पीरियड, ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्ट की बात रही थी, ठीक है। और इस इंटरेस्ट की बात के लिए एक बात हम लोग बता दें कि हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखो, ऐसा है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो आए थे, क्यों वो आए थे? ये कहने कि सर ऐसा है ना, आप लोग हो अनसिविलाइज, ठीक है, हम आए आप लोगों को सिविलाइज करने। आप लोग को रूल करने नहीं आता, आप लोग इंडियन हो, आपके पास रिसोर्सेज है, हर चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को रूल करने नहीं आता। हम आपको ऑन बिहाफ रूल करके दिखाएंगे और बताएंगे। हमने कहा ऐसा? बोला हाँ, ठीक है। तो बात तो सर ऐसा हुआ नहीं था। नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है। बात ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो लोगों ने झूठ कहा था, ठीक है। उनका झूठ का बेसिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। चलो, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट एंटर्ड इनटू इंडिया फॉर ट्रेडिंग बिकेम अ रूलर फॉर आवर कंट्री। कैसे वो ट्रेडिंग के नाम पे आए और कैसे हमारे रूलर बन गए। But before we start with our chapter, we should know the Indian history is divided broadly into 3 categories. सबसे पहला कैटेगरी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। देखो 4000 बीसी में शुरुआत तो हुआ है, बुक्स में लिखे डेटा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर बात करें तो 2700 बीसी एक एक्यूरेट डेट है, ठीक है, क्योंकि एक डेटेड के हिसाब से पता चलता है एंशिएंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन 2700 बीसी के अराउंड से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो मार्क याद रखना, एंशिएंट इंडिया की कहां से शुरुआत होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था और इसके बारे में आखिर हम लोगों से ब्रिटिशर्स ने छुपाया क्यों? ब्रिटिशर्स का इसके बारे में छुपाने का एकदम क्लियर लॉजिक था। लॉजिक उनका ये था कि सर ऐसा है, हम लोग तो यही बोल के आए कि सिविलाइज्ड हम लोग नहीं है, हम लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, लेकिन अगर इन्हें पता चल गया कि इनकी हिस्ट्री, इंडियंस की हिस्ट्री मच मोर सिविलाइज्ड देन अस है, ठीक है, इनकी हिस्ट्री ज्यादा रिच कल्चर वाला है, तो द बेसिस ऑफ रूलिंग इनका खत्म हो जाएगा, इनका बेसिस ऑफ रूलिंग खत्म हो जाएगा। और भगवान का माया देखो, प्रकोप देखो कि ऐसे ही हुआ, उनके ही हाथों से इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला था। उनके जो सपने थे ट्रेन लगाने के, वो ट्रेन लगा रहे थे और उनके दौरान उनकी खुदाई में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। और ये पता ये चलता है कि इनकी जो एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी 2700 बीसी से लेकर अराउंड 1600 टू 1400 बीसी, ठीक है, इस अराउंड के करीब ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। इस सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम तुम देख रहे हो, इसको कहते हैं वेल एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। इससे पता चलता है कि ये लोग जो थे इंडस वैली वाले, ठीक है, ये लोग साफ सफाई को बहुत पसंद करते थे, क्लीनलीनेस बहुत इन्हें पसंद थी। दूसरी बात, ठीक है, इनके जो घर थे इनमें विंडोज और डोर में रोड पे नहीं, अंदर की तरफ खुलते थे। कहां खुलते थे? अंदर की तरफ। देखो इसे ये रोड निकला है, ठीक है, ये रोड निकला, तो इनके जो क्या बोलते हैं विंडोज है वो बाहर की तरफ नहीं खुलते, जिससे क्या होता है, इन्हें एक बात और पता चलता है हमें कि इन्हें डस्ट वगैरह के बारे में ही पता था। क्या भाई, डस्ट से एलर्जी होती है। क्या होती है? डस्ट से एलर्जी होती है। ये सारी बातें इन्हें मालूम थी। इनके अलावा देखो वो हर तरह के एनिमीज से बचने के लिए बाउंड्रीज बना रखे थे। क्या कर रखे थे? बाउंड्रीज बना रखे थे। प्लस उनके घर भी बहुत पक्के मकानों के बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? पक्के मकानों के बने हुए थे और बहुत अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलोनी टाइप के बने हुए थे। बहुत क्लियर, सारे घरों को रोड दिए जाते थे, इस तरह से प्लानिंग की जाती थी। दिखता था कि ये प्लान्ड होता था, जैसे हमारे यहाँ भी अब प्लानिंग होती है, माडा ठीक है, जो प्लान करता है नक्शे घर कैसे बनने चाहिए, उस लोकेलिटी में घर कैसे होने चाहिए, तो प्रॉपर प्लानिंग होती थी वहां पे। उनके पास
कोई प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी था। क्या था? कोई प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी था। जब ये अंग्रेज सही से एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे तब हमारे पास ये चीजें हुआ करती थी। ठीक है, बहुत एडवांस कल्चर था। लेकिन हिस्ट्री के कोर्स ऑफ टाइम में देखा जाता है इनकी जो पतन हुई, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो कई सारे क्या बोलते हैं फिलॉसफी है कि हाँ ऐसा है, आर्यन इन्वेजन हुआ था, आर्यन लोग आए थे और इन लोगों को मार दिया था। ठीक है, पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया था। कोई कहता है कि जो सिंध नदी था, क्या था, जो सिंध रिवर था उससे डिजास्टर, बाढ़ आया। देखो रिवर बह रहा है, ठीक है, सिंध नदी जो था उससे बाढ़ आया और उससे ये कंप्लीट का कंप्लीट सिविलाइजेशन खत्म हो गया। सवाल ये नहीं है कैसे खत्म हुआ, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि खत्म तो हुआ लेकिन साथ ही इसके सारे के सारे टेक्नोलॉजी, सारे के सारे एडवांसमेंट, सारी की सारी चीजें जो इन्होंने अचीव करी थी, पॉटरी, व्हील मेकिंग और न जाने क्या क्या चीजें जो इन्होंने अचीव करी थी, सारी चीजें खत्म हो गई। कैसे पता चला? ये जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री में जब हम लोग नेक्स्ट पीरियड देखें, द वेदास या द वैदिक पीरियड, तो वी वर नॉट दैट रिच, नॉट दैट सिविलाइज्ड देन वी वर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो बात ऐसी है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग जो भी चीजें करते थे, हम लोग के पास एक वेल सेटल्ड सिटी हुआ करता था, और कई सिटी हैं। ठीक है, नाम देख लो, बता देते। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या नाम था? लोथल नाम का एक सिटी है, कालीबंगन। ठीक है, बोलोगे सर ये सब नाम नहीं सुना। ठीक है, जो नाम सुना वो सुनो। हड़प्पन का नाम सुने हो? हाँ सर सुना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो अलग नहीं, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आता है हड़प्पन। ठीक है, ऋतिक रोशन ने बना रखी है मूवी। हाँ सर हिस्ट्री में ही काम करा उसने। हाँ क्या करोगे, आपका पैसा है, क्या बोलोगे। चलो, तो वैदिक लिटरेचर जब हम लोग पहुंचे थे, जब हम लोग इस कल्चर में आए थे, वेदास पीरियड में जब हम लोग आए थे, तो बात समझो कि क्या था मसला। ठीक है, इस टाइम पे या इस टाइम फ्रेम पर हम लोग अपनी पूरी लाइफ फॉरेस्ट बेस्ड रह रहे थे। वैदिक पीरियड की बात करें तो हमने वो चीजें खो दी थी, जो हमने हासिल करी थी वो चीजें हमने खो दी थी। फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ था हमारा। ठीक है, फॉरेस्ट में हम लोग वॉन्डरर्स की तरह रहते थे। ठीक है, और गैदरर्स की तरह खाते थे। खैर, उसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। ठीक है, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, हम लोग फेमस डायनेस्टीज कुछ आई। ठीक है, जैसे में मौर्यंस थे, गुप्ता थे, पल्लावास थे। ठीक है, ये सारे कुछ फेमस डायनेस्टीज रही हैं। बात क्लियर है? चलो, मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है द कमिंग ऑफ मुस्लिम्स। याद रखना वो आए थे एज ए इन्वेडर्स, बट वो इन्वेडर्स रहे नहीं, क्योंकि इन्वेडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लूट घसोट करते हैं, वहीं से वो चीजें को लेते रहते हैं। ठीक है, तो बट लेटर दे सेटल्ड इन इंडिया, वो इंडिया में सेटल हो गए, इंडिया को अपना बना लिया और यहाँ पे रूल करना शुरू करा। खैर, कुछ फेमस डायनेस्टीज थी, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा था 1206 एडी में। लेकिन उसके बाद जब ये खत्म हुआ, मुगल एम्पायर के लास्ट एम्पायर बहादुर शाह टू 1857 में। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे सब, आज वही पीरियड में देखना, समझना। ठीक है, खैर, तो मुगल एम्पायर की बात करें तो बहुत अच्छा एम्पायर था मुगल एम्पायर। ठीक है, सही चल रहा था, लेकिन सही चला तो वो लास्ट पावरफुल रूलर, मुगल रूलर जिसका नाम है औरंगजेब, सिर्फ उनके डेथ तक ही सही चला। उसके बाद जितने राजा आए बहुत लग्जरियस, बहुत अय्याश किस्म के राजा थे। ठीक है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ढील दिया, सोचा ही नहीं। ठीक है, और उनके सूबेदार उनके से बगावत करने लगे, उनके सूबेदार उनसे बगावत करने लगे, बगावत करते ही रहे। बात क्लियर है? चलो, खैर, ये है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। ठीक है, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलो, मुगल एम्पायर में देखो तो कितना बड़ा एम्पायर था वो सर। वो भाई साहब ऐसा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंडिया तो अपना था ही था, उसके बाद म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट साइड भी पूरा एरिया अपना था। बस साउथ में ही वो नहीं ले पाए, साउथ में ही नहीं कैप्चर कर पाए, और एल्स इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, बंगाल, बांग्लादेश, सारा एम्पायर इनका ही था। ठीक है,
तो ये मेडिवल हिस्ट्री था। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो देखो हम लोग खुश नहीं है कि नाम मॉडर्न दिया गया है, हम लोग खुश नहीं है कि नाम मॉडर्न दिया गया है, बिकॉज देयर वर नथिंग मॉडर्न इन दिस। मॉडर्न मीन्स अ हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, आपके पास फ्रीडम और लिबर्टी का एक बहुत अच्छा पहचान, एक डिग्री होनी चाहिए। बट वी वर नॉट मॉडर्न बिकॉज वी वर नॉट फ्री, वी वर नॉट लिबरल। बट लेट्स गो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो? क्या सही है? It deals with the coming of Britishers in India and the freedom of struggle of by India Indians, ठीक है। ब्रिटिशर आए, उन्होंने कहा कि भैया हम आपको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नहीं करा रहा उन्होंने, इसीलिए उन्होंने नाम मॉडर्न हिस्ट्री दिया था। खैर, our chapter lies somewhere between medieval history and the modern history, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड जो है उस पीरियड पे हम लोग पढ़ेंगे। So Aurangzeb, one of the famous ruler of medieval history, was the last powerful Mughal ruler. His successors such as Bahadur Shah, Jalandhar Shah, etc. some weak थे, were all weak rulers. So we can say that Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. बात सही है। Who established his control over a very large part of India, but after his death in 1707, death हुई उनकी, many Mughal governors who were then known as Subedars, क्या कहा जाता था उन्हें? Subedars, and the big zamindars established their own small kingdoms. Thus Delhi lost their position of an effective center, ठीक है। So now we know what exactly was going on in the 18th century. By that time, slowly but gradually, a new power known as the British started emerging in India. Now the question arises, why Britishers came to India? आखिर Britishers India क्यों आए? How East India Company, a small trading company, became the ruler of India? कैसे वो ये रूलर बने? Right? चलो आगे आते हैं। क्यों आए थे? सवाल है। वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, कंपनी आई थी ट्रेडिंग के नाम पे, हमने सोचा बिजनेस करने आए हैं, हमें क्या पता था कि वो रूलर है। देखो कैसे आए थे, क्यों आए थे। तो सबसे पहला रीजन उनका आने का ये था कि यहां से इस एरिया में आने का, यानी वर्ल्ड का एक दूसरा जो ऑकलैंड पार्ट है, हमारा ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, यहां आने के दो रूट बनते हैं, ठीक है। पहला रूट तो चलो तुम यहां पर आए, मॉन्ट्रियल वगैरह में जो ड्रॉप पॉइंट है यहां पर आके तुमने बिजनेस करे, यहां से फिर तुम्हें यहां के बीच में कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, केप टाउन में बिजनेस मिलेगा। केप टाउन के बाद तुम यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाओगे, ऑस्ट्रेलिया से फिर इंडिया या सीलोन जा सकते हो। बात क्लियर है। लेकिन अगर मान लो यहां से शुरू कर लंदन से, ठीक है, यहां से आया, फ्रांस भी बिजनेस में मिलेगा उसको, स्पेन भी उसको बिजनेस में मिलेगा, अफ्रीका तो उसे देखो कहाँ कहाँ पॉइंट टू पॉइंट मिलता रहेगा। उसके बाद स्विस कनाल से होके गुजरेगा, इजिप्ट से भी मिलेगा, फिर उसको यहाँ पे अरेबियन भी मिलेगा, एंग्लो इजिप्शियन सूडान मिलेगा, ब्रिज सोमालियन मिलेगा, फिर तुम्हारा यहाँ इंडिया आएगा, इंडिया उसको मिलेगा ही मिलेगा, श्रीलंका भी उसको मिलेगा, और फिर वहां से वो ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस कर सकता है। तो एक रिपीटेड पॉइंट ऑफ बिजनेस सी रूट के बेसिस पर जब वास्को डगामा इन्होंने नया सी रूट से एक नया लैंड रीडिस्कवर कहो या डिस्कवर कहो किया, तब ये लोग बड़े खुश हुए। हाँ सर, बड़ा अच्छा रूट मिला, बिजनेस ही बिजनेस है। ठीक, पहला बात तो तुम्हें मिला कि बिजनेस। दूसरा क्या रीजन था आने का? ठीक है, दूसरा रीजन था वी वर रिच, ठीक है, नॉट रिच इन द सेंस ऑफ मनी, बट वी वर रिच इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लाइक अबंडेंस ऑफ सिल्क, हमारे पास बहुत सिल्क था, हमारे पास बहुत कॉटन था, हमारे पास बहुत कार्डमन था, ठीक है, सिनेमन था, ये सब हमारे पास बहुत थे, मसाले वगैरह बहुत थे, और प्लस चीप रेट पे अवेलेबल थे, ठीक है। तो जब रेट कम होता है तो क्या होगा? प्रॉफिट बाहर ज्यादा। राइट। अब आते हैं फिर आगे वाली बात, ठीक है। सर मान लो आए, सर एक ही कंपनी थोड़ी आने के लिए, देखो मैं पूरी कहानी इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे फिर जब आपको सिर्फ लेक्चर्स पढ़ के आगे बात होगी, ठीक है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। यहां समझो, उसके बाद स्किप थोड़ा कर लोगे चलेगा। और अगर मेरी लेक्चर थोड़ी स्लो लग रही हो तो भाई यूट्यूब में ना एक ऑप्शन होता है into 2x करने का, ठीक है। उसके बाद तुम क्या सुनोगे? हाँ, and the competition of this decreases about the and there was a very seller। 2x पे जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लो, ठीक है, स्किप कर लेना। इसीलिए मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, परेशान नहीं होना कि बहुत लंबा हो जाएगा। चलो
तो भाई साहब ऐसा है कि अगर आप इतनी चीजें हैं तो सिर्फ आप ही थोड़ी हो जो बिजनेस करने आओगे, सिर्फ ब्रिटेन थोड़ी है, ब्रिटेन में भी तो कंपनियां होंगी। हाँ सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है सर। ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनी होगी, कोई मान लो मैं इमेजिन कर रहा हूं, पहले बता दूं, ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कुछ और नाम से होगा। ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया कंपनी हो सकता होगा, ब्रिटिश साउथ इंडिया कंपनी हो सकता होगा, ठीक है, ऐसे और भी तो कंपनीज होंगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कंपनी बोलेगा खाली तुम क्यों बिजनेस करोगे, हम भी करेंगे। क्या बोलेगा, खाली तुम बिजनेस क्यों करोगे सर, हमको भी करना है बिजनेस, ठीक है सर। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो हमारा मेन मोटो है, इसके पास प्रॉब्लम नंबर 1 आया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या आया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बात क्लियर है, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एक्सटर्नल कंपटीशन। क्या है, एक्सटर्नल कंपटीशन। ऐसी कंपटीशन की बात हो रही है। इन कंपटीशंस के नाम है भाई, इनके नाम बता रहा हूं मैं, डच कंपनी, पोर्तुगीज, इन्होंने ही तो खोजा था इंडिया को, ठीक है, फ्रेंच, वहां के भी तो लोग होंगे, वो भी तो कहेंगे कि भैया बिजनेस तो हमें भी चाहिए, खाली पैसा तुम क्यों कमाओगे, तुम्हारे पास तो सोल अथॉरिटी थोड़ी है, अरे बाप कमाल थोड़ी है ये। That's it. ये कंपटीशन का पॉइंट था, ये कंपटीशन का पॉइंट था। चलो देखते हैं क्या इसका पॉइंट था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो इसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हैंडल किया, तो इन्होंने क्या किया कि क्वीन एलिजाबेथ के पास गए, अब बोले मैडम ऐसा है, ये ले लो कुछ पैसे रखे, ठीक है, और मुझे दे दो आप एक परमिशन और ग्रांट, एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, एक्सक्लूसिव, और कोई नहीं करेगा। तो भाई साहब एक चार्टर उन्होंने, या ग्रांट कह लो, क्वीन एलिजाबेथ से ले लिया, ठीक है, अथॉरिटी से ले लिया, डायरेक्ट बात किया, बात ही खत्म। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट गया, लेकिन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था, इसके साथ भी कैसे डील किया हम लोग अभी देख लोगे। अच्छा चलो समझ लो, देखते हैं। तो देखो ऐसा है कि जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था, इसके लिए इन लोगों ने रखने शुरू किए आदमी, हायर करने शुरू किए सोल्जर्स, जो कहलाए कंपनी आर्मी। क्या कहलाए, कंपनी आर्मी। क्यों रखा सर कंपनी आर्मी, तो ऐसा है ना कि ये जो फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, इनके जहाज जब इस रूट से गुजरते थे तो ये लोग इंतजार करते थे, आओ बताते हैं। जैसे आता था पानी उस सामान के साथ उसे पानी में डुबा देता था, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, गई भैंस पानी में, नहीं, ठीक है, लॉस ही लॉस उठा रहा कंपनी। तो ये प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, इन लोगों के लिए। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ा खुश था स्टार्टिंग में, उसके बाद यही इशू तो भाई कहते हैं ना कि जैसा चाह करोगे वैसा मिलेगा, वैसा इनके साथ भी हुआ। इन लोगों ने फिर इनके जहाज डुबाना शुरू कर दिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने प्रोडक्शन के लिए भी और डुबाने के लिए भी कंपनी आर्मी को रखना शुरू करा, ठीक है। प्लस चेक पॉइंट्स भी बनाए। क्या किया, चेक पॉइंट्स, वेयर हाउस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, वेयर हाउसेज बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, वेयर हाउसेज, ठीक है। मतलब वेयर हाउसेज का मतलब सर देखो, वेयर हाउसेज का सीधी बात इश्यू समझो कि इन्होंने घर बनाए, घर के अराउंड सेटलमेंट बना दिया, ठीक है, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्स बनाए, ठीक है। कहा कि भाई ये तो गोडाउन है हमारा, क्या कहा, गोडाउन है, अब गोडाउन के अराउंड अपने सोल्जर्स को रहने की इजाजत दे दी, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर। ये भी आगे चल के इशू बना जो हम लोग आज देखते हैं। बात क्लियर है। लेकिन खैर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से हुआ क्या वो थोड़ा समझ लेते हैं। कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन क्यों बढ़ा, क्योंकि कुछ ही प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जिनमें था डिमांड, कंपटीशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। सर कैसे, आओ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाए तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी देखो कैसे होता है। कैसे समझो, मैं तुम्हें ये बेच रहा हूं, मैं क्या करूं, तुम्हें और तुम्हारे भाई को ये बेचने के लिए तैयार हूं मैं,
इसे बनाने में लागत आई है ₹10। कितना? 10 रुपए लागत आई इसे बनाने में। ठीक है सर, तुमने कहा कि सर मुझे 11 रुपए में दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट, तुम्हारे भाई से पूछा। उसने कहा अच्छा वो 11 दे रहा, मैं 12 दूंगा। मैंने कहा वो तो 12 दे रहा, मैं उसे दे रहा हूँ। तुमने कहा ना 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 ना, मैं 13 दे रहा हूँ। उन्होंने कहा 14, 15, 16, 17, इस तरह करते करते चलता गया चलता गया चलता गया। ठीक है, मान लो ये, चलो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक काम करो कि मान लो मैं तुम्हें ये जो पेन है ना ये बेच रहा हूँ। ठीक है, इसके बनाने में लागत आई है ₹10। कितनी लागत आई है? ₹10 की लागत आई है। ठीक है, लागत समझते हो? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऐसा है सर, कॉस्ट प्राइस ₹10 की आई है। ठीक है, तुम्हें कहा कि कितने में दोगे? तुमने कहा कि सर मैं 11 दूंगा आपको। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, रुको 1 मिनट, तुम्हारे भाई से पूछूं पहले। उनने कहा नहीं सर मैं 12 दूंगा। तुमने कहा अच्छा ये 12 देगा, मैं 13 दूंगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 चलता रहा चलते चलते दाम पहुंच गई, ऑप्शन की दाम पहुंच गई 22 रुपए तक, जब तक एक बंदे ने हार ना मानी। कहां तक पहुंच गई? 22 रुपए तक पहुंच गई, जब तक एक बंदे ने हार नहीं मानी। चलो ठीक है भाई साहब, 22 रुपए में मैंने बेच दिया, अब तुमने खरीद ली। अब तुम भाई बिजनेसमैन इसे बाहर बेचोगे ना, तुम इसे बाहर बेचोगे, कितना में बेच पाओगे? तुमने खरीदा ही 22 में यार, ऑलरेडी बहुत महंगा खरीदा तुमने। क्या खरीदा तुमने महंगा? कंपटीशन की वजह से सर, मजबूरी थी हमें, वरना वो सामान ही नहीं मिलता, और सामान लेना जरूरी था क्योंकि डिमांड बढ़ा हुआ था। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, तो तुमने भाई बेचा है ₹25 में, आगे बेच दिया। ठीक है, तुम्हें प्रॉफिट हुआ ₹3। ठीक है, तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ? ₹3। मुझे प्रॉफिट हुआ तकरीबन ₹12। मैं सामान बेच रहा था ना, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्राइस दाम का बढ़ा और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। ऐसा ही होता है। अगर मान लो 11 में खरीद लिया, चलो 12 में ही खरीद लिया होता वो, और 25 में बेचा होता, कितने का प्रॉफिट होता उसके? 13 रुपए का सीधा प्रॉफिट होता। जहां उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वहां 13 रुपए प्रॉफिट हो रहा होता। बात समझ में आ रही है? लगभग 4, 4.5 गुना ज्यादा। क्लियर है? तो कंपटीशन बढ़ने से ये डिफरेंस तो आएगा। और कंपटीशन में कौन कौन थे? ये थे सर। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को तो उसने बर्बाद कर ही दिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई ना तुम्हें, इन सब को समाप्त करेंगे। ठीक है, और समाप्त करके हम लोग आगे चलते हैं, और जैसे ही आगे चलेंगे तुम लोग बस लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। चलो देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इन 1600। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर रिटन ग्रांट। बात कर लिए थे अभी हम लोग इसके बारे में। ठीक है, फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड इन ईस्ट। ओनली ईस्ट में ट्रेड करने का सोल राइट मिल गया। ठीक है, विद दिस चार्टर द कंपनी हैड नो फियर ऑफ कंपटीशन एज नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड could trade in east except the East India Company. With this charter, company could venture across new oceans, looking new lands for goods at cheaper rate, such as spices, silk, and cotton clothes, and sell them at higher prices in Europe. ठीक है, वहां से खरीदते और यूरोप में लाके बेच। बात क्लियर है? तो ये चार्टर इन्होंने 1600 में ले लिया था इन मैडम से। ठीक है, मैडम ने दे दिया, चलो ठीक है सर। बट वॉज इट इजी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन ईस्ट? क्या इजी था? नहीं सर। बताया सर अभी आपने, ईस्ट एक प्रॉब्लम के साथ डील करा, दूसरा नहीं प्रॉब्लम डील होता। देखो क्या प्रॉब्लम था। हुआ they were the Portuguese who entered in India in the year 1498 when Vasco da Gama discovered the sea route to India and reached Calicut, जो आज का कलकत्ता है उसकी बात हो रही है। Even the Dutch arrived in Pulicat in 1595. Then came the French. कौन आए थे? फ्रेंच आए थे। ठीक है, 1664 में पांडिचेरी में उतरे थे। This created a huge problem as the goods become more expensive, resulting into less earning for the East India Company. सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी सर आपने बता दी। ठीक है, in order to safeguard its interests, each and every trading company entered into the trade war, so they started snacking ships of their rival, blocked the routes and fortified their trading posts. They also led to the conflict with the local rulers. कैसे होगा लोकल रूलर से? भाई साहब लोकल रूलर बात अपने ईगो पे लेगा ना। तो तुम एक ट्रेडिंग कंपनी हो, हु गेव यू द राइट टू बिल्ड अ फोर्ट?
तुम्हें फोर्टिफिकेशन करने का राइट किसने दिया? तुमने तो मुझसे यार बिजनेस करने की इजाजत ली थी, कासल बना के घूम रहे हो तुम। यू आर ट्राइंग टू क्लेम माई लॉ, यू आर ट्राइंग टू एडमिनिस्ट्रेट द ग्राउंड, you are trying to run a parallel government. That's an issue. Try to understand that. Got it? चलो आगे आते हैं। तो भाई साहब ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड बंगाल में शुरू कर दिया था, बंगाल में शुरू कर दिया था। So now we know that East India Company came to India for trading. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly 1651. ये उस समय का एक वेयर हाउस का एग्जाम्पल था और ये आज का वही वेयर हाउस है। देख रहे हो एडवांसमेंट, दिस इज हिस्ट्री माय डियर। ट्रांजिशन सीखो, देखो, ठीक है। द कंपनी मेड इट्स वेयर हाउस अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड एंड बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड इट। सेटलमेंट करने लगा वो ये काम। इट आल्सो गॉट दीवानी ऑफ 3 विलेज इन 1698 विद द हेल्प ऑफ सम करप्ट ऑफिसर्स। रिश्वत दे रहे थे, ब्राइबिंग। वन ऑफ द विलेज वाज कैलिकत्ता व्हिच इज नोन एज कोलकाता। ठीक है, यहाँ के लोग बड़े मीठे होते हैं, नहीं? खा के देखो यार। अरे रसगुल्ला की बात हो रही है, तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है। चलो, मीनवाइल द कंपनी आल्सो परसुएडेड एम्परर औरंगजेब फॉर फरमान। औरंगजेब को इन्होंने बहुत पहले से ही डोरे डाल रखे थे। कैसे मैं बता दूं, जब ये आए थे शाहजहां के इसमें क्या बोलते हैं, कोर्ट में, ठीक है, तो इन्होंने देखा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, वो समझ गया जो तीसरा है ना औरंगजेब, ये कुछ करेगा आगे चलिए, है। तो उन्होंने हमारे ही गोलकुंडा फोर्ट से मिला हुआ कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया औरंगजेब को। भाई फोर्ट भी हमारा ही था, हमारे ही मिला हुआ था, गोलकुंडा फोर्ट से मिला था कोहिनूर हीरा, ठीक है, दे दिया उसे कोहिनूर डायमंड। औरंगजेब बड़ा खुश। थोड़ा सा तो औरंगजेब की इंक्लिनेशन थी ही उनके तरफ, ठीक है, मैनिपुलेटिव तो ये भी थे उनसे बड़े। तो उन्होंने भाई औरंगजेब साहब ने जो थे उन्होंने फरमान दे दिया था। फरमान भी एक तरह का रिटन चार्टर होता है, ग्रांट होता है, ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए दे दिया। लेकिन इस फरमान का गलत इस्तेमाल करा इन कंपनी के क्या बोलते हैं सीनियर ऑफिसर्स। कैसे? ठीक है, तो ऐसे कि ये इस फरमान का इस्तेमाल करते थे पर्सनल बिजनेस रन करने के लिए, अपना पर्सनल। और जब तुम बोलता था भैया इसमें तो 2 ड्यूटी, तो क्या का ड्यूटी, ये देखो किंग का फरमान, बोला ये फरमान तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। बताना ना, काम ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो 5 रुपए ऐसे चला रहे थे, ठीक है। इससे तो बहुत बड़ा लॉस होगा, सारे ऑफिसर्स जब से चलाएंगे। द ऑफिसर्स स्टार्टेड यूजिंग फरमान ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर देयर ओन साइड बिजनेस टू मच, टू विच रिजल्टेड इन अ ह्यूज लॉस ऑफ द रेवेन्यू टू द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल इस बात को नोटिस किए, बड़ा गुस्सा, यार ये गलत बात, ठीक है। देखो तो भाई साहब ऐसा है कि मुर्शिद कुली खान was Nawab of Bengal and was strong ruler who started protesting against this. Murshid Quli Khan was the first Nawab of Bengal, then came the Alivardi Khan and his successor was the grandson Siraj-ud-Daulah. ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है AMU एंट्रेंसेस के बेसिस पे। अभी से तैयारी शुरू करो 9th एंट्रेंस की, बस यही नाम याद कर लो। The new Nawab of Bengal refused to grant any concession to the British and also demanded huge tributes, ठीक है, और taxes from the company, ठीक है। और फिर उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि कंपनी यार चुरा रही है हमसे टैक्सेस, ठीक है, रेवेन्यूज हमें दे नहीं रही है, ठीक है। और साथ ही साथ नवाब को ह्यूमिलेटिंग लेटर्स डिसरिस्पेक्टफुली लिख रही है। He also accused company to deceit by not paying revenues and trying to humiliate Nawab by writing disrespectful letters to him and his officials. Nawab was very strict for his respect, ठीक है। He also stopped fortification by the company. The rivalry between the companies and the Nawab intensified as company declared that unjust demand of officials as could ruin its trade and enlarge settlements was necessary to enhance its trade. This led to the Battle of Plassey and the name got from a tree called Palash. Correct? ये था Battle of Plassey का event. बात clear है? The Battle of Plassey, 1756. Siraj-ud-Daulah became the Nawab of Bengal after the death of grandfather Alivardi Quli. अलीवर्दी खान, ठीक है। तो ही एट वंस ऑर्डर ब्रिटिशर्स टू पे रेवेन्यू एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन। पहले तो ऑर्डर दिया, इनने नहीं माना, तो भाई सिराजुद्दौला ने 30,000 का सोल्जर लिया, कैप्चर्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर कलिकत्ता फोर्ट। ये इंसिडेंट को लेके
रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक बंदा जो कंपनी की तरफ से ऑन द बिहाफ रूल कर रहा था, वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गया, लेकिन उसकी वायलेंस यही खत्म नहीं हुई, चालाकी के साथ, ठीक है। उसने इनके एक सिपाही मीर जफर को खरीद लिया और कहा कि मैं तुम्हें नेक्स्ट नवाब बनवाऊंगा, ये बैटल हमें जीतने दो, ठीक है। वही, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने एक आर्मी ऑफिसर से इसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया, ठीक है। मेन रीजन क्या था डिफीट होने का, कि कमांडर था मीर जफर और वो कभी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया और उन्हें नेक्स्ट नवाब बनाया गया बाय रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो क्या भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव के गुलाम बन के रहे मीर जफर हमेशा? नहीं, मीर जफर became Nawab of Bengal. The company was granted undisputed rights, free trade to Bengal. But after some time, when Nawab refused further rights, he was dethroned by the Britishers, and now the next Nawab was Mir Qasim. Who was Mir Qasim? Mir Qasim was the son-in-law of Mir Zafar. Got it? After some time, Mir Zafar भी यही बात कहने लगा, complaining of the misuse of the power given to the company. This led to the Battle of Buxar 1764. उसके बाद फिर मीर जफर भी यही बात कहने लगा, सॉरी मीर कासिम भी यही बात कहने लगा कि क्या भाई नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, बड़ा अच्छा नहीं होता, तुम भी निकलो बैटल करेंगे तुम्हारे साथ भी। तो जस्ट करनी तसगोग बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। फिर मीर जफर को भी थ्रोन से उतरने का टाइम आ गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे 5 लाख पर मंथ कंपनी को पे करो और उसके बाद ये तुम्हारा है। तो वॉर के लिए उन्हें पे करना पड़ा, बेसिकली उन्होंने वॉर लड़े थे अपनी इसके लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। खैर मीर जफर डाइड इन 1765। द कंपनी डिसाइडेड ऑन बिकमिंग द नवाब इटसेल्फ। उनके मरने के बाद उन्होंने कहा अब किसी पे भरोसा नहीं है, किसी और को बिठाओ, वो फिर साला वैसी गद्दारी करेगा, इससे बेहतर है हम खुद बैठेंगे। हाँ सही बता रहे हैं, ये डिसाइड हुआ था। खैर तो 1765 the Mughal Emperor declared company as the Diwan of Bengal per province. खुद को दीवान ये कर दिया। The revenue it received through Diwani was of great help as they could now use for buying cotton and silk, also building forts. This income was also important because after the Battle of Plassey the income inflow from the British had slowed down. Battle के बाद slow down हो गया था, ठीक है। चलो तो रॉबर्ट क्लाइव तो भाई साहब आ गए थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के साथ मसला ये आ गया था कि रॉबर्ट क्लाइव थोड़ा नवाब बनने के बाद लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बड़ा इंस्पायर्ड हो गए फ्रॉम प्रीवियस नवाब कह सकते हैं बेसिकली। खैर तो इनके वेल्थ को लेकर चर्चा शुरू हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कैसे आए इनके पास इतने पैसे, बताए। हालांकि इन पे जितने इल्जाम लगाए गए थे वो इल्जाम से सारे ये बरी हो गए थे, बावजूद उसके इन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। देखते As the company acquired more power and the authority, the company officials began imagining themselves as the Nababs or Nawabs. They wanted to lead a luxurious life like Nawabs of India. Many of them were given huge lands and money by the local rulers in order to avoid any conflict with the company. Robert Clive, before becoming governor of the Bengal in 1764, had become very rich in India. Because of this, he was cross-examined by the British Parliament in 1772 because the Parliament was suspicious of his vast wealth, as I have said it earlier. Finally, he was acquitted from all the charges laid against him, but he committed suicide in 1774. Got it? पता नहीं क्यों कर लिया भाई, बताया नहीं उन्होंने, लेटर भी नहीं लिखी थी। हालांकि उनके सारे चार्जेस उन पे हटा दिए गए थे, ठीक है। जो चार्जेस उन पे लगाए गए थे चोरी के, वो सारे चार्जेस उनसे हटा दिए गए थे, बट स्टिल ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। हो सकता है अंतरात्मा से बात हो गई हो, आगे आते, ठीक है। कंपनी रूल एक्सपैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपैंडिंग इट्स रूल। अब देखो मिलिट्री रूल पे कब तक टिके रहेंगे ये, मिलिट्री रूल पे ही चलना भी नहीं चाहते थे, तो क्योंकि मिलिट्री रूल पे अगर चलते हैं एक्सपेंशन के लिए तो वॉर एक्सपेंस आएगा, खर्च आएगा, पैसे है कहाँ खर्च करने के लिए, मसले तो यही आ रहे थे, पैसे तो कमाने हैं, खर्च थोड़ी करने, ठीक है। खैर ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपैंडिंग इट्स रूल इन इंडिया. It really launched directly military attack on any Indian territory. It used a variety of political and economic methods to extend its influence. For instance, it appointed residents in Indian states after the Battle of Buxar 1764.
Residents were the political agents of the Britishers who served as the interests of the company. Through them, the company started interfering in the internal affairs of the Indian states. One such interference was subsidiary alliances. मतलब वो लोग देखो क्या करने लगे ना कि राजा महाराजा में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, नवाब कौन बनेगा नहीं बनेगा, इन सब चीजों को वो डिसाइड करने लगे आपस में मिलके और एक अलायंसेस बनाने लग गए. ठीक है. According to this, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They had to keep company forces and pay their maintenance. अब कहा ऐसा है भाई साहब, तुम लोग अपने आर्मी रखोगे नहीं, तुम लोग जो छोटे छोटे रूलर्स हो, तुम लोग अपनी आर्म्ड आर्मी नहीं रखोगे, तुम लोग बेसिकली कंपनी के आर्मी इस्तेमाल करोगे और मेंटेनेंस में पेमेंट करोगे हमें आर्मी का मेंटेनेंस चार्ज. अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पा रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं, हमें अपनी पूरी रियासत दे दो. देखो, if they failed to do so, the part of the territory was taken away as a penalty by the Britishers. In 1801, Lord Wellesley forced Nawab of Awadh to give over half of his territory due to non-payment of the maintenance of the British army. Same happened in Hyderabad also. Tactics. चीजें खरीदते खरीदते अब ये लोग आर्मी भी बेचने लगे. ठीक है, समझ आ रही बात. And the price Indians had to pay was their land. Correct? बहुत चालाक थे, क्या बोलेंगे. What about the southern part of India, especially Mysore? Tipu Sultan, the tiger of Mysore. ठीक है, Tipu Sultan was known as the tiger of Mysore. Why was he called the tiger of Mysore and how well was he trained? ठीक है, to be appropriate अगर बात करें तो वो कितने ज्यादा ट्रेंड है. ठीक है, तो भाई साहब देखो बात ऐसी है कि जो टीपू सुल्तान थे उनको नाम मिला था द टाइगर ऑफ मैसूर. इसका रीजन ये था कि once he defeated a tiger unarmed, ठीक है, with his bare hands, ठीक है, and he defeated the tiger. For that he earned the name the Tiger of Mysore. The company started facing threats both politically and economically from Mysore. Mysore has grown into a strong state under King Hyder Ali. ठीक है, उसके बाद उनके बेटे बने टीपू सुल्तान. The son of King Hyder Ali was a very strong ruler in southern India, state of Mysore. He was known as Tiger of Mysore. ठीक है, interesting story goes, मैंने बता दी स्टोरी, मत सुनो. In 1785, Tipu controlled the trade of Malabar coast and stopped the export of pepper, sandalwood, cardamom from his port. Britishers को नहीं मिलने लगा, चीजें रोकने लग गए. He also stopped local merchants to deal with Britishers. To modernize his army, he employed French to his army. French इनके कंपनी वाले गुस्से वाले तो थे ही थे, है ना. Britishers became furious and tried to suppress the power of Mysore. For his 4 wars were fought between Britishers and Mysore repeatedly. याद रखना 1767, 69, 80, 84, 89, 92, 1799. All are known as Anglo-Mysore War. Technically सारे के सारे वॉर जीता तो इन्होंने ही था, टीपू सुल्तान ने. But in 1799, Tipu was killed at Srirangapatnam. Now Wadiyas become the king of Mysore with the condition of the subsidiary alliance. उनको किंग बने रहने दिया गया, लेकिन शर्त ये रखी गई कि आप आर्मी हमारा रखेंगे, आप मेंटेनेंस देंगे. After the problem of Mysore was sorted, of a new problem arose, the Marathas. So now we can say there were several issues for East India Company in different part of India which were affecting the trade. ठीक है, ट्रेड को अफेक्ट कर रहा था धीरे धीरे. लेकिन फिर इन्होंने मराठास के साथ भी वॉर लड़ा. ठीक है, जिसको एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं. इन द लेट, अब मराठास भी बहुत प्राउड लोग थे. ठीक है, दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंड, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर एफिशिएंट रूलर्स एंड 3 or 4 soldiers of the Maratha army was so well renowned that what I say, you must have heard the name Shivaji Rao. Huh? These are some very skilled soldiers, I say. ठीक है, in the late 18th century, the company started facing the problems for the Marathas who were aiming to the rulers over India through Delhi, which was taken as a seat of power in India. ठीक है, मराठा ये लोग चाहते ही थे, बट दिक्कत ये था कि ये लोग डिवाइडेड थे. मराठास डिवाइडेड थे. Scindias, Holkars and Gaikwads. ठीक है, they were held in an alliance under Peshwa or the principal minister Mahadji Scindia and Nana Padmanabh were 2 famous soldiers and statesmen of that period.
Here the company had to indulge in a war with Maratha to curb down their increasing power. So the numbers of war were fought between both of them. The second Anglo-Maratha war 1705 resulted in the British gaining control over Odisha, Yamuna including Agra and Delhi. दिल्ली का कंट्रोल मिल गया, मतलब आप ये समझ लो कि आपके हाथ में इंडिया द सीट ऑफ पावर है. Got it? So we can say that company had persevered aggressively in territorial expansion and now they wanted something that was supremacy on whole India. उन्हें अब चाहिए थी supremacy. ठीक है? British the paramount power. East India Company under the leadership of Lord Hastings. Remember this Lord Hastings and Lord Warren Hastings are two different people. Got it? ध्यान रखना. ठीक है? Lord Hastings, Governor General in 1813 to 1823, initiated a policy of paramountcy. ठीक है? हाँ मैंने लिखा हुआ है. ठीक है कि Lord Hastings and Warren Hastings are the two different people. Don't get confused. So in order to become the paramount power, they started annexation of different territories of India. ठीक है? सब different territories को ये आपस में मिलाने लगे. ठीक है? During the process of annexation, ठीक है, ये बहुत जगह प्रॉब्लम फेस किए. फॉर एग्जाम्पल रानी सिन्नामा और क्वीन ऑफ कित्तौर जिसे कहते हैं, वो एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट उन्होंने चलाया था. ठीक है? इस तरह करके उन्हें रशिया से भी बड़ा डर था. ठीक है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी उन्हें बड़ा इशू आ रहा था. ठीक है? अफगानिस्तान से भी उन्होंने वॉर लड़ चुके थे 1838 से 42 के बीच में. ठीक है? वो बड़ा दिन परेशान थे. सिंध में भी उन्होंने प्रॉब्लम आया और इवन पंजाब की बात करें तो वहां भी उन्होंने प्रॉब्लम झेला ही झेला. ठीक है? महाराज जी रणजीत सिंह थे महाराजा. ठीक है? फाइनली वन ओवर ब्रिटिश इन 1849, वो जीत गए थे. नाउ वी नो द मोस्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर कंट्रोल. ब्रिटिश हैव बिकम वेरी विगरस. दे यूज द पॉलिटिकल मेथड लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी आए ना, ये फोटो दिमाग में आना चाहिए. खूब लड़ी मर्दानी से वो झांसी वाली रानी थी. ठीक, खूब लड़ी मर्दानी से वो झांसी वाली रानी थी, वो रानी लक्ष्मी बाई. ठीक है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस कंसेप्ट? क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? चलो मैं बताता हूं. पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये कहता है कि अगर आपका अपना बायोलॉजिकल नेचुरल एयर यानी वारिस ना हो फ्रॉम योर मैरिड वाइफ, ठीक है, और वो भी लिमिटेड वाइफ होनी चाहिए, पहले की तरह नहीं राजा महाराजा राजा जितना चाहे उतने राजा रखें. अगर कोई मेल सन ना हो, तो वारिस ना हुआ, तो आपकी प्रॉपर्टी हमारी, आपकी प्रॉपर्टी हमारी. लेट मी टेल यू दिस टाइप ऑफ annexation took place under the governorship of Lord Dalhousie. Important name again. ठीक है? Under this doctrine, any Indian king who doesn't had a natural male heir had to give away his territory to the Britishers. With this policy, the company took control over Satara, Sambalpur, Udaipur, and Jhansi. Jhansi, as you all know, is famous for its brave queen Rani Lakshmibai. She was a widow of Raja Gangadhar Rao. Jhansi was also annexed by the Britishers. Such incident led to the revolt of 1857. ठीक है? As the company had gained control over almost whole of India and had become the master of India, Indian land, so now they arises. अच्छा देखो एक बात बता दूं, ध्यान रखना, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं. रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान तो जा चुके थे हमारे, प्लस नाना साहेब, प्लस नाना साहेब, ठीक है, प्लस बहादुर शाह टू, ठीक है, प्लस वेरियस स्मॉल रूलर्स. ये पूरी की पूरी फोर्स मिलके आपस में ब्रिटिशर्स कंपनी को हराने की साजिशें कर रहे हैं, कंप्लीट फोर्स. बट द प्रॉब्लम वाज, व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ये था कि इन सब की आर्मी जो थी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी इन सब की आर्मी की बात होगी. ठीक है? बात क्लियर है? तो इन लोगों ने क्या करा फिर? क्या इन लोगों ने हार मान ली? नहीं. ठीक है? ये लोग रैली कर ही रहे थे, तब एक इवेंट हुआ इंडिया में जिसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं. ठीक है? या कहीं कहीं कारतूस कांड भी कहते हैं, कारतूस कांड भी कहते हैं. बात क्लियर है? सिपॉय म्यूटिनी या कारतूस कांड क्या है? सिपॉय म्यूटिनी या कारतूस कांड क्या है? तो जो इंडियन सिपाही लोग थे, जो इंडियन
सिपाही लोग थे उनसे उन्होंने वो कारतूस छिलवाए थे जिसको ग्रीसिंग किए गए थे पिग और काव के फैट से, ठीक है। अब देखो पिग जो है दैट सीम्स हराम इन इस्लाम या मुसलमान और मुसलमान, एंड काव इज अ होली मदर और होली एनिमल ऑफ हिंदूज, दे कैन नॉट टच देयर मीट और फैट, ठीक है। बट उन लोगों ने ऐसा हम लोगों से करवाया था, तो जो सिपाही थे वो लोग इस बात पे भड़क गए और उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू करा। ये पूरी आर्मी इसके साथ मिल गई, रिवोल्ट करा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा का पूरा वॉर वो जीता हुआ था, ठीक है। ब्रिटिशर खत्म ही हो जाते, बट एट द एंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने रंगून बटालियन को भेज दिया था हेल्प करने के लिए, ठीक है। और फिर वो वॉर जीत गए, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहो या फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कहो, सीन द मोर और लेस स्ट्रगल, बिकॉज तब भी बहुत लोग नहीं मिले थे। बिफोर यू स्टार्टेड दिस, let us make you one question. The first Governor General of Bengal was Warren Hastings, 1773-17. An interesting fact about him: he wrote introduction to the first English translation of the Gita by Charles Wilkins. Hastings divided the administration into 3 presidencies named Bombay, Madras, and Bengal. उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया. He also codified laws with the help of Hindu Pandits and Muslim Muftis, order to do justice as per the prevailing laws in India. He also established courts as criminal courts known as Faujdari and civil courts known as Diwani, and also appointed collectors to collect revenues. The Britishers were done with both of annexation and administration of the Indian territories. Now they felt the need of an army. Army उन्होंने बनाया. That army is called company army, और वही थी कहलाती भी थी वो. The new British administrator brought some new ideas of the administration वगैरह वगैरह. So they started recruiting Indian peasants and workers to their own army. जस्ट लाइक द मुगल, उनके पास भी 2 होते थे, एक कुछ होते थे पैदल, एक कुछ होते थे सवार, ठीक है। ये 2 तरह के रखते थे, ठीक है। और वो लोग को ट्रेन करते थे किसमें, आर्चरी और स्वॉर्ड फाइटिंग में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस्ड सच एज मस्कट्स, हैवी गन, मैच ब्लॉक गन्स, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा जिस गन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, दैट गन इज नोन एज एनफील्ड राइफल्स। क्या कहते हैं उन्हें, एनफील्ड rifles. Got it? ठीक है, ये मोर और लेस यही है, एनफील्ड राइफल्स हैं, ठीक है। ये मोर और लेस एनफील्ड राइफल्स हैं, Got it? चलो, दिस क्रिएटेड अ डिस्कंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स विच इज 1857, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और कंक्लूजन यही था इस चैप्टर का, ठीक है, कि कैसे ये लोग आए और हमसे पहले कहा कि हम लोग ट्रेड करने आए हैं, बट फिर दे स्टार्टेड डूइंग इट द अदर वे, दे स्टार्टेड रूलिंग द टेरिटरी, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने अपनी राज शुरू करी और हम पे कॉलोनी बनाया, हमें एक कॉलोनी बनाया और अपने ऑर्डर्स के अधीन बनाया हमें, ठीक है। हम लोग मजबूर हो गए उनके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए, ठीक है, बिकॉज वी वर डिवाइडेड, ठीक है। और उनकी पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल, ठीक है। सो माई मैसेज टू यू इज नेवर बी डिवाइडेड, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर यूनाइटेड, बी यूनाइटेड, ठीक है। खैर अब ऐसा है कि ये चैप्टर्स और इनके एसएससी के सारे चैप्टर्स हमारे ऐप स्काई हाइट क्लासेस में मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने का एक बहुत नॉमिनल चार्ज है, एंड ट्रस्ट मी दैट चार्ज इज नॉट फॉर teaching style and that this setup, as you can see, this charge is just for the app management. Got it? It's just so nominal, keeping everything in mind, the pandemic, the eras, the situations of the pandemic, everything is kept in mind, and that's why we are making very cheap and very effective for you. Got it? Just go and click to the link and pay, and you will get each and every lectures, and we will try to have some lectures free on YouTube for you. Got it? But for that, you have to like, comment and subscribe. Increase the subscribers and we will make everything free for you. Got it? चलो, तो खैर इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ। दानिश फैज आपके साथ साइन ऑफ करता है स्काई हाइट क्लासेस से। मिलते हैं हम आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।